हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके सीएम में इंस्टीट्यूट की तरफ से आ गए थे। सीएम में फाइनल सीएफआर के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट 1 आया है उसका आज डिस्कशन अपन लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं एमसीक्यू वाला पार्ट। तो वो कहता है आपको, मैं पहले कैलकुलेटर ले लूं अपना और फोन साइड में रख दूं। तो वो कहता है XYZ लिमिटेड टेक्स अ मशीनरी ऑन लीज for a term of 6 years at a lease rental of 5 lakh per annum payable at the end of each year। तो 5 लाख रुपए हर साल देने हैं, 6 सालों के लिए देने हैं विद गारंटेड। और अनगारंटेड आरवी कितनी है? 2 लाख रुपए की। आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो भी आपका लीज रेंट पे करना है आपको टोटल 10 ईयर में, प्लस टोटल रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख रुपए। तो ये होगी 32 लाख रुपीज। 6 पंजे 30 और 2 32 लाख रुपए। आपका आंसर आ गया। ए लिमिटेड हैज मशीन whose original cost was 45,000, accumulated depreciation 15,000। सिमिलर मशीन आपको अभी बेचा है सेम लोकेलिटी में 25,000, जिसका सेलिंग एक्सपेंस कितना पे करा? 2,000। आपको बताना है रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस। अब ये इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली यही इंफॉर्मेशन है। नेट सेलिंग प्राइस है आपके पास 25,000 माइनस 2,000, 23,000। तो यही आपका रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगा। इन दोनों का हायर होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो जीरो मान लो। तो 23,000। तो एनएस रिकवरेबल अमाउंट आपका कितना हो गया? 23,000। बिजनेस एस्टिमेट करता है प्रोडक्शन ओवरहेड 20 लाख रुपीज पर एनम। नॉर्मल लेवल कितना है यूनिट्स का? 2 लाख रुपए। कुछ डिफिकल्टीज की वजह से 1.5 लाख यूनिट ही बना पाए। अदर कॉस्ट कितनी है? 124। आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो अदर कॉस्ट है आपकी 124 की। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब करते हो? 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 2 लाख हायर है। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो जाएगा कितना? 10। तो ये हो गया 134। तो 134 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, इतना सा ही काम है। इंड AS 16 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किस पे नहीं लगता? वो मिनरल राइट्स पे नहीं लगता, पीपी क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल पे नहीं लगता। ये भी मतलब ये भी सही है, नहीं लगता। बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इस पे भी वो नहीं लगता। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों की बात ही कर रहा है और तीनों ही सही है। अब ठीक है। हाँ, 3 गई थी। हम्म, तो हमने इंड एस 16 वाला पॉइंट कर लिया। एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 4,55,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड है 31,10,000 की। और नॉर्मल डिविडेंड एक्सपेक्टेड है आपको इक्विटी शेयर पे 8%। वाइल द फेयर रिटर्न ऑन क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 10%। कैलकुलेट करना है आपको सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं? सुपर प्रॉफिट होते हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 31,10,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 3,11,000 का। एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 4,55,000 का। तो ये कितना हो गया? 455 माइनस 3,11,000, ये हो गया 1,44,000। 1,44,000 ये हो गया आंसर। What is the standard provision requirement for standard asset इन NBFC? तो स्टैंडर्ड प्रोविजन स्टैंडर्ड एसेट्स पे कितना लगता है? 0.4% लगता है। स्टैंडर्ड एसेट्स पे लगता है 0.4%। ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड फॉर 25,20,000। फेयर वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड नेट एसेट कितनी थी? 23,60,000। आपको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालते हो? गुडविल निकालते हो जो आपने पीसी पे करी माइनस INA। INA मतलब आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो आपने गुडविल कितनी पे करी? आपने पे करी 25,20,000 की गुडविल, और INA कितना है? 23,60,000 का आपका INA है। 25,20,000 माइनस 23,60,000, 1,60,000 की क्या आ गई? आपकी गुडविल निकल करके आ गई।
ऑन 1 जनवरी 2025 एम लिमिटेड एक्वायर करता है 80% ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ पेड अप वैल्यू 200 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 480 लाख। तो पीसी क्या हो गई 480 लाख। आइडेंटिफाइबल एसेट आर मेजर्ड एट 760 लाख एंड लाइबिलिटी कितनी है 120। तो नेट आईएन ने कितना हो गया आपका 760 माइनस 120 640 का कंप्यूट करना है आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे तो इसका 20%। सिंपल 128 तो ये आ गया 128। आओ जरा गुडविल कैपिटल रिजर्व भी निकाल ले। वो कैसे निकालते हैं गुडविल कैपिटल रिजर्व पीसी 480 प्लस आपका ये एनसीआई 128 माइनस 640 का आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। तो बताओ जी 480 प्लस 128 माइनस 640 तो 32 का क्या आ गया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया कितने का 32 का। अगर पेरेंट लूज कर देता है कंट्रोल सब्सिडरी में तो इट शैल फॉलो विच दीज। तो भाई साहब वो डी रिकॉग्नाइज करता है एसेट्स को इंक्लूडिंग गुडविल और लाइबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी जो भी उसके कैरिंग अमाउंट पे आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। डी रिकॉग्नाइज करता है कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआईबी इन द फॉर्मर सब्सिडरी एट द डेट ऑफ व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। रिकॉग्नाइज करता है फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव इन एनी फ्रॉम द ट्रांजेक्शन इवेंट और circumstances that resulted in the loss of control। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। इन केस ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम कंसोलिडेशन और यूज ऑफ इक्विटी मेथड एंटिटी डिस्क्लोज करती है विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सेपरेट। हाँ ये लिखना पड़ेगा सेपरेट फाइनेंशियल है। एग्जाम्पशन इस्तेमाल करिए बिल्कुल ठीक बात है। अ लिस्ट विद डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट आपको डिटेल भी देनी पड़ती है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। SS Limited has invested in 50% voting power of a joint venture MM। ठीक है। MM also issued 10% cumulative preference share जो इक्विटी में क्लासिफाइड है 15 लाख रुपए के और ये अदर इन्वेस्टर को है। ड्यूरिंग द ईयर MM ने प्रॉफिट कितना कमाया 6 लाख रुपए का और डिक्लेयर एनी डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर फॉर द करंट ईयर। कैलकुलेट करना है आपको उसका नेट प्रॉफिट में हिस्सा कितना है। तो सिंपल 6 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है और उसका डिविडेंड कितना होगा 1.5 लाख रुपए का। वो माइनस कर दोगे क्योंकि आप आफ्टर डिविडेंड निकालते हो चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो भी या ना हो। तो 6 लाख माइनस 1.5 लाख इसका 50% होता है 2,25,000। 2,25,000 आपका आंसर आ जाएगा। कंपनी पी एक लिस्टेड एंटिटी है एक्वायर करती है 20% शेयर इंटाइटलिंग 20% वोटिंग पावर और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन कंपनी क्यू ऑन 1 अप्रैल 2024 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹46,000 पेड बाय कैश। तो 46,000 देके 20% एक्वायर कर लिया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 उसने प्रॉफिट कमाया क्यू ने 20,000 का और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 10,000 की। कंप्यूट द चेंज इन द इन्वेस्टी नेट एसेट। इन्वेस्टी की नेट एसेट के अंदर चेंज कितना हुआ तो 20 प्लस 10 टोटल 30 का चेंज हुआ क्योंकि इसी से उसने प्रॉफिट कमाया। भाई आपकी ओपनिंग नेट एसेट इतनी थी ड्यूरिंग द ईयर आपने प्रॉफिट कमाया तो क्लोजिंग नेट एसेट इतनी हो गई। लेट्स से ये थी 10 लाख रुपए 30,000 का प्रॉफिट कमाया तो ये हो गई 10,30,000 रुपए। तो जो चेंज आया वो क्या है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर होते हैं बताओ कौन कौन से होते हैं। तो भाई साहब जो अपना प्रॉफिट है जो आपका मतलब है प्रॉफिट वो सबसे आएगा लास्ट में। तो जो ये प्लैनेट लास्ट में है ये तो गलत हो गया। तो सबसे पहले आता है अपना मतलब क्योंकि अपने आप को डाउन टू अर्थ लोग कैसे होते हैं अपने आप को लास्ट में रखते हैं। और सबसे पहले किसको रखते हैं सबसे पहले वो रखते हैं लोगों को क्योंकि लोग हैं तो प्लानिट है और बीच में क्या आ जाता है प्लानिट आ जाता है। तो सबसे लास्ट में आप सबसे पहले लोग और बीच में कौन प्लानिट। तो पीपल प्लानिट और प्रॉफिट पीपल 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 प्लानिट और प्रॉफिट आंसर इज बी। फिर इंटीग्रेट इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल लॉन्च करती है आईआर एज अ ग्लोबल फ्रेमवर्क इन इट्स डेटा। भी कितना बेतुका एमसीक्यू है कोई रट्टे चेक करने हैं आप लोगों ने। तो ये आप एक बार स्टडीमैट में चेक कर लेना। मेरे हिसाब से शायद इसकी डेट दिसंबर 2013 है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द फंड रेफर टू इन दैट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तो वो मेरे ख्याल से पड़ता है आपका 266। हाँ सब में 1 में होना चाहिए। बाकी एक बार आप स्टडी मैट से इन दोनों का मिला लेना। थ्योरेटिकल प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे डिस्क्रिप्टिव की तरफ। बी लिमिटेड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग अ प्लांट इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। द ओल्ड साइट वाज डिसमेंटल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000
नो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वॉज कैपिटलाइज फॉर द ओल्ड प्लांट और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1000, तो नेट में कितनी आई 7000। ये आप क्या कर दोगे, ये आप कैपिटलाइज कर दोगे, किसके अंदर कैपिटलाइज कर दोगे, ओल्ड प्लांट के अंदर। तो आप कहोगे ओल्ड प्लांट डेबिट 7000 से टू कैश, क्योंकि आपने नेट पे 7000 पे करा है, टू कैश 7000 रुपये से, ये आप डेबिट कर दोगे। फिर उसके बाद न्यू साइट आपने कंस्ट्रक्शन कराई कितने की 48,000 की, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगी। द सप्लायर ऑफ द न्यू प्लांट अग्रीड टू टेक ओवर द ओल्ड प्लांट एट अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,26,000, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। न्यू प्लांट का प्राइस कितना है 3,20,000 और कैरिंग वैल्यू ओल्ड प्लांट की कितनी है 1,00,000, तो न्यू प्लांट की जो 3,20,000 है ये भी कैपिटलाइज हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग भी कैपिटलाइज हो जाएगी। वेजेस जो आपने पे करे हैं 4,000 और फॉर ट्रायल रन दोनों कैपिटलाइज हो जाएंगे। फ्रेट जो आपने पे करा है 8,000 रुपए का, ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। जीएसटी जो है ऑन सप्लाई ऑफ प्लांट इस 18 और 18% है। लॉस अमाउंटेड टू ₹40,000 फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। 10,000 आपने पे करे लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट को, ये भी कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एसेट जिस पे वो रिकॉग्नाइज होगी, और जर्नल एंट्री पास करनी है। बाप रे बाप, जर्नल एंट्री भी पास करनी है। तो मैं एक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ जर्नल एंट्री पास करने के लिए। पहली जर्नल एंट्री हमने कर ली थी, हमने लिखा था ओल्ड प्लांट डेबिट हो जाएगा 7,000 से टू कैश 7,000 रुपीज से। दूसरी जर्नल एंट्री आप करोगे न्यू मशीन की, तो न्यू मशीन के लिए आपने एक तो 48,000 का खर्चा करा हुआ है, मैं ऐसे लिख दूं न्यू प्लांट डेबिट टू कैश। आप कैश में दोगे 48,000 और क्या दोगे, सप्लायर को आपने पुराना प्लांट दे दिया, ठीक है, वो एंट्री बाद में देखेंगे। नए प्लांट का प्राइस है 3,20,000, तो टू सप्लायर 3,20,000 से सप्लायर को देने हैं ये पैसे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग है, तो टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग 16,000 रुपीज से। वेजेस पे करिए 4,000 और 1,600 5,600 की। फ्रेट पे करा है 8,000 रुपये का, फ्रेट पे करा है 8,000, ये आप एंट्री करके चलोगे तो 48,000 प्लस 5,600 प्लस 8,000, तो ये होता है 61,600 प्लस 3,20,000 प्लस 16,000, तो 3,97,600 से वैल्यू आएगी आपकी मशीन। उसके बाद जो ओल्ड प्लांट बेचा है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप कहोगे सप्लायर से पैसा लेना है टू कितने रुपए की वैल्यू पे लेके जा रहा है वो, 1,26,000 रुपए की वैल्यू पे लेके जा रहा है वो प्लांट को। टू ओल्ड प्लांट, ओल्ड प्लांट कितने का है, उसने कहा था 1,00,000 का आ रहा है, 7,000 की एंट्री आपने डाल दी है, तो ये हो जाएगा 1,07,000। बैलेंस क्या बच जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 26 और 7 19,000 रुपये। फिर नेट में सप्लायर को जो बनता है वो पे कर दोगे, 3,20 और 1,26 का नेट, 3,20 माइनस 1,26 ये होता है 194, तो आप करोगे सप्लायर 1,94,000, 1,94,000। आगे बढ़ते हैं। एंटिटी एन एंटिटी हैज द फॉलोइंग एसेट विद द रेलेवेंट डेटा ऑफ द रिपोर्टिंग डेट ए बी सी डी ई, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो बताओ रिकवरेबल अमाउंट क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट होगा इन दोनों का हायर 300 और 250, विच एवर इज हायर 300 400 और 390 400 240 और 270 270 150 और 170 170। ए सी को रीवैल्यू कर दिया था पहले ही, कैरिंग अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है 40 और 30। एसेट ई फॉल इन द सीजीयू जिसके अंदर गुडविल है 50 लाख की, इनटेंजिबल एसेट है 90 लाख के, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल उस सीजीयू की है 180, वैल्यू इन यूज है 170।
तो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कितना है, विच एवर इज हायर, 180 का सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है, इसलिए उसने एसेट ई की डिटेल नहीं दी। और सीजीयू की कैरिंग वैल्यू कितनी है, मैं यहां लिख दूं, देखो जी, ए बी सी डी ई, 280, 460, 220, 180 और 100। 460, 180 और 100। इम्पेयरमेंट लॉस यहीं से निकाल लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनका इम्पेयरमेंट लॉस। भाई साहब 280 का कैरिंग वैल्यू है, 300 का रिकवरेबल अमाउंट है, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा नील का। और 460 का कैरिंग अमाउंट है 400, तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा 60 का। 220 और 270 नील का, 180 और 170 10 का। ई की बात करते हैं तो 0, 60, 0, 10। इम्पेयरमेंट लॉस है 0, 60, 0 और 10। ट्रीटमेंट बताओ जी, इसका तो कुछ भी नहीं होगा। ये कहाँ जाएगा, बी को आपने रीवैल्यू करा नहीं, सी और डी को करा था, ये जाएगा पी एंड एल के अंदर। और ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन डी का कितना पड़ा हुआ है, डी का रीवैल्यूएशन है 30 का, 10 का इम्पेयरमेंट है, तो ये रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। फिर आओ बात करते हैं ई की। तो ई के केस में वो कहता है सीजीयू है, सीजीयू में गुडविल है, गुडविल के बाद इंटेंजिबल एसेट है और खुद ई है। गुडविल कितने की है, गुडविल 50 की, इंटेंजिबल 90 का, तो गुडविल है 50 की, इंटेंजिबल 90 का और ई 100 का, तो 140 हो गया ये, 240 सॉरी, 240। और इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा था, इसका रिकवरेबल अमाउंट था 180 का, तो 180 का रिकवरेबल अमाउंट हो गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो गया, 240 माइनस 180, 60 का हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब ये 60 का इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले कहाँ से सेटअप होगा, गुडविल में से, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी 0। बैलेंस क्या बचा, बैलेंस बचा 10 का, तो 10 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो इन दोनों में कैरिंग अमाउंट की रेशियो में बढ़ जाएगा, तो यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 4.74 माइनस 10 कर दूं तो 5.2, तो ये इनका इम्पेयरमेंट आ जाएगा, सिंपल। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एन एंटिटी ग्रांट टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव 10,000 शेयर ऑप्शन conditional upon the executive remaining in the entity employment until the end of year 3. However, the share option cannot be exercised unless the share price has increased from 50 at the beginning of year 1 to above 65. वो कहता है कि भाई साहब 10,000 शेयर ऑप्शन देंगे जो कंडीशनल है कि एंटिटी की एम्प्लॉयमेंट पे, तो 3 सालों की, ठीक है। तो ये क्या हो गई, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन हो गई। लेकिन शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकता जब तक कि शेयर प्राइस जो है इंक्रीज ना कर जाए 50 से 65 पे, तो ये क्या हो गई, मार्केट बेस्ड कंडीशन हो गई। मार्केट बेस्ड कंडीशन को आप अपनी फेयर वैल्यू के अंदर एडजस्ट कर लेते हो, नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन को आप अपने एक्सपेंस को निकालते वक्त ट्रीट करते हो। तो 3 को आप यूज करोगे जब आप अपना पर ईयर एक्सपेंस यूज निकालोगे, और 50 और 65 का ये जो कंडीशन है इसको फेयर वैल्यू के टाइम में ट्रीट कर लिया जाएगा। कहता है अगर शेयर प्राइस 65 के अबव हुआ तो कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और एंटिटी अप्लाई करती है बायनॉमिनल प्राइसिंग मॉडल को विच टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी दैट शेयर प्राइस एक्सीड कर जाएगा 65 को। द पॉसिबिलिटी दैट शेयर प्राइस नॉट एक्सीडिंग 65 hence the share will be possible forfeited, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को उसने बायनॉमिनल मॉडल में ट्रीट कर लिया है। और फेयर वैल्यू कितनी निकाली है उसके बाद 24 की, आपको क्या निकालना है, पर ईयर का खर्चा। तो जब उसने फेयर वैल्यू में ट्रीट कर लिया है तो क्या दिक्कत है, 10,000 इंटू 24 की फेयर वैल्यू, हर साल का खर्चा कितना आ जाएगा, 80,000, हर साल का खर्चा आ जाएगा 80,000 का। एक्स लिमिटेड के पास ईपीएस है 12 का, नंबर ऑफ शेयर है 1,000 के, और उसका कैश फ्लो है 15 के, और ये आपको क्या निकालनी है, मार्केट बेस्ड अप्रोच से आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए बी सी डी का वो निकालोगे, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ए बी सी और डी, इनके फैक्टर्स निकालोगे जो इंडिविजुअल फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ पैट की, तो पैट का फैक्टर कितना दे रखा है, 1.5 लाख का मार्केट कैप है, और 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, तो 7.5 आपको ए का दे रखा है।
1.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो 6 आपको बी का दे रखा है, और 1.5 लाख डिवाइड बाय 1,20,000, 1.25 आपको इसका दे रखा है। ओहो, मैं उल्टा कर गया, सॉरी सॉरी। मैं कह रहा हूँ डी कैसे खत्म हो गया। ए का कितना दे रखा था, ए का दे रखा था 7.5। पैट, बी का पैट कितना दे रखा है 16,000, तो 1,75,000 डिवाइडेड बाय 16,000, 10.9375। 2 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, 8, और 1,92,000 डिवाइडेड बाय 18,000, 10.66 बार। पैट के बाद है कैश फ्लो, कैश फ्लो की भी बात कर लेते हैं। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये दे रखा है 6, और 1,75,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये दे रखा है 8.75। 2 लाख डिवाइडेड बाय 32,000, ये दे रखा है 6.25, और 1,92,000 डिवाइड बाय 24,000, ये दे रखा है 8। फिर उसके बाद सेल्स की भी बात कर लेते हैं। सेल्स के बारे में बताओ जी। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये दे रखा है 1.25। 1,75,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, ये भी दे रखा है 1.25। 2 लाख डिवाइड बाय 1,60,000, ये भी दे रखा है 1.25। 1,92,000 डिवाइड बाय 1,44,000, ये दे रखा है 1.33 बार। तो ये हमने सबके फैक्टर्स निकाल लिए ए बी सी डी के, पैट वाइज कितना है, कैश फ्लो वाइज कितना है, और इसके वाइज कितना है, सेल्स वाइज। अब इन सब का एवरेज निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है, जैसे पैट का आप एवरेज निकालो भाई, एवरेज कितना आ रहा है। तो अगर आप देखोगे एवरेज आ रहा है 7.5 प्लस 10.9375 प्लस 8 प्लस 10.66666 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ रहा है 9.2760, 9.2760,416, 6 के ऊपर बार है। फिर उसके बाद 6 प्लस 8.75 प्लस 6.25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है 7.25। फिर उसके बाद 1 पॉइंट, इसका तो एवरेज आएगा 1.25 प्लस इंटू 3 प्लस 1.333 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 1.2708 बार। तो ये, इसको आप इस एवरेज, अब इस एवरेज को आप अपने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका पैट कितना है, आपकी कंपनी का पैट है 12,000, तो 9.276 इंटू 12,000 कर दो। आपका कैश फ्लो है 15,000, 7.25 इंटू 15,000 कर दो। आपका सेल्स है 80,000, तो 1.27 इंटू 80,000 कर दो। तो जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। मैं करवा दूं क्या, चलो मैं करवा ही देता हूँ। एवरेज फैक्टर आपके निकले थे 9.2760416 बार, 7.25, 1.27083 बार। आपका पैट कितना है 12,000, और कैश फ्लो 15 और फिर 80। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास 1000। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 9.2760,416 इंटू 12,000, ये होता है 11312। 15,000 इंटू 7.25, ये होता है 108,750। 80,000 इंटू 1.2708,333, 101,667। नंबर ऑफ शेयर हैं 1000, 1000, 1000। 1,11,11,312 डिवाइड बाय 1000, तो ये होता है 111.312। 108,750 डिवाइड बाय 1000, ये होता है 108.75।
और 101,667 डिवाइड बाय 1000 ये होता है 101,667। अब इन तीनों का एवरेज कर दो, 111.312 प्लस 108.75 प्लस 101.667 डिवाइडेड बाय 3, तो 107,243 ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ शेयर 107,243। While closing books of accounts on 31 मार्च NBFC has its एडवांसेस उसने क्लासिफाई कर रखे हैं स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड के हिसाब से। आपको क्या निकालना है, प्रोविजनिंग। तो सिंपल है, स्टैंडर्ड पे क्या लगता है 0.4%, इन दोनों पे तो 100 है। मोर देन पे कितना है 50, 50 के बाद कितना है 20 और 30, 20 30 मिल के 50, और स्टैंडर्ड पे कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देना आपका आंसर आ जाएगा। फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2024 ऑफ होपफुल लिमिटेड। कंटीजेंट लायबिलिटी में प्रेफरेंस डिविडेंड है 60,000 का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर अपॉन द फॉलोइंग स्कीम विच वर ड्यूली अप्रूव बाय द कंसर्न अथॉरिटी। और आपको क्या करना है, अच्छा ये फिर उसके बाद वो कहता है आपको जनरल एंट्री पास करनी है बुक्स में होपफुल लिमिटेड की। तो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर देना है 12% अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर ऑफ ₹100 ईच विद रिगार्ड टू 70% इनके ड्यू जो हैं इंक्लूडिंग डिविडेंड, और बैलेंस को इक्विटी दे देना है 50 पेड अप वुड बी इशू ऑथराइज कैपिटल परमिट करती है। तो पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिविडेंड रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल 60,000 60,000 डिविडेंड पेबल डेबिट 60,000 से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख रुपए की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 4 लाख रुपए से टू 12% डिबेंचर, उसने कहा था कितना देने हैं 4,60,000 का 70%, 4,60,000 का 70%, 3,22,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैलेंस कितना बचा 3,60,000 माइनस, सॉरी 4,60,000 माइनस 3,22,000, बैलेंस बचा 1,38,000। और आपको 50 के हिसाब से शेयर देने हैं, तो आपने 2760 शेयर दिए 50 के हिसाब से, या आपने इक्विटी दे दी। अगला पॉइंट वो क्या बोलता है, इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दो 50 पे। तो 100 रुपए की शेयर है 8500, इनको मत ले लेना, ये अभी 50 पे ही है, इनको लेके क्या करोगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 8500 शेयर हैं 100 रुपए के हिसाब से 8.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8500 शेयर हैं 50 के 4,25,000 टू कैपिटल रिडक्शन 4,25,000। सिंस गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है राइट ऑफ कर दो। इन्वेस्टमेंट 60,000 पे आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आ कितने पर है 40, तो 20 का गेन हो गया। स्टॉक को 75 से उड़ा दो, बैड डेट पे प्रोविजन बना दो, और फिक्स एसेट्स को राइट डाउन बाय 180। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है, कैपिटल रिडक्शन 60,000 माइनस 425, तो 425 माइनस 60,000 3,65,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी 20,000 से। फिक्स एसेट्स को कम करना था 1,80,000 से, गुडविल को कम करना था, स्टॉक को कम करना था, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना था। गुडविल कितने की है, गुडविल है 1 लाख रुपए की। दो जी मैंने गुडविल डाल दी 1 लाख रुपए। स्टॉक कितने से कम करना था, स्टॉक को 75,000 के स्टॉक को उड़ा देना है। लो जी 75,000 के स्टॉक को उड़ा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनाना है 5% का। डेटर्स कितने के हैं 1.5 लाख के, तो 1.5 लाख का 5% होता है 7500।
तो 3,65,000 प्लस 20,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,00,000 माइनस 75,000 माइनस 75,100, तो 22,500 कहाँ चले जाएंगे? टू कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे 22,500। फिर कंपनी कैरिड ऑन ट्रेडिंग फॉर 6 मंथ अप टू 30 सितंबर एंड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 25% पर एनम ऑन द रिवाइज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाफ ईयरली वर्किंग से सन्डे डेटर बढ़ गए 80 से, स्टॉक बढ़ गया 70 से और कैश बढ़ गया 50 से। आपको जनरल एंट्री करनी है। अब जब ये क्वेश्चन आप स्टडी मैट में देखोगे ना, तो उन्होंने बना रखी है बैलेंस शीट, लिखा वहां पे भी हुआ है भाई, कॉपी देख लो ना, कॉपी करना आप ऐसे, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया जनरल एंट्री और बना रखी है बैलेंस शीट। तो मैं आपको जनरल एंट्री भी करके दिखा देता हूँ। और इसके अंदर ना इन्होंने, जब आप बैलेंस शीट देखते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कम कर रखी है। क्यों कम कर रखी है? क्योंकि उसके बिना बैलेंस शीट बन ही नहीं पाएगी, डबल एंट्री का इंपैक्ट ही नहीं आएगा प्रॉफिट के। तो इसलिए आप डेप्रिसिएशन पोस्ट करना, जो कि P&L के अंदर जाएगा, डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। मैं बैलेंस शीट भी बना दूंगा। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 25%। फिक्स्ड एसेट्स कितने से कम करी थी? 1,80 से। तो फिक्स्ड एसेट्स बनेंगी कितनी की? 11,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,00,000, तो 9 लाख का 25%, 6 महीने का 1,12,500। 1,12,500। नंबर 3, आपने कहा कि डेटर्स की वैल्यू बढ़ गई 80 से, स्टॉक की बढ़ गई 70 से, स्टॉक की बढ़ गई 70 से, और कैश की बढ़ गई 50 से। ये सब कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। 80 प्लस 70 प्लस 50, 2 लाख रुपए आपने P&L में क्रेडिट कर दिए। अब आपका P&L अगर आप देखो तो 2 लाख क्रेडिट, 1,12,500 डेबिट, तो आपने नेट प्रॉफिट कमाया 87,500 का। बट ये लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसलिए क्रेडिटर की वैल्यू को कम कर दिया और प्रॉफिट बुक करा दिया बैलेंस का। क्रेडिटर टू P&L अकाउंट 12,500। अब अगर आप प्रॉफिट के जीएल का टोटल करोगे तो वो 1 लाख हो जाएगा। बैलेंस शीट अगर किसी को बनानी हो तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 1,38,000 और 4,25,000, 5,63,000। और उसके बाद डिबेंचर्स आ जाएंगे आपके पास, प्रेफरेंस शेयर तो खत्म कर दी, डिबेंचर्स आ जाएंगे आपके पास, सॉरी रिजर्व्स आएंगे, रिजर्व्स फिर डिबेंचर 3,22,000। रिजर्व में आ जाएगा आपके पास क्या? एक तो आएगा कैपिटल रिजर्व 22,500 का, और एक आएगा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1,22,500 का आपके पास रिजर्व आ जाएंगे। और पुराने रिजर्व तो थे ही नहीं क्या? हाँ थे, ये रे 80,000, 1,22,500 प्लस 80,000, तो 2,02,500, 2,02,500। उसके बाद फिक्स एसेट्स, सॉरी क्रेडिटर्स भी तो हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं? क्रेडिटर्स हैं आपके पास 380 के, और आपने कम डेबिट कर दिए क्रेडिटर 12,500 से। 380 माइनस 12,500, तो 367,500। फिर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स होंगी 9 लाख माइनस 1,12,500, 787,500। इन्वेस्टमेंट 60,000। स्टॉक 2,75,000 माइनस कर दिए थे 75,000, और स्टॉक को आपने बढ़ाया भी था। तो देखो जी, ये 75 माइनस कर दिए और आपने स्टॉक बढ़ाया कितने से? 70 से, तो 2,70,000 का स्टॉक हो गया।
डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं 1.5 लाख, और प्रोविजन बनाया आपने 7500 का, और बढ़ाए डेटर्स कितने से 80,000 से, तो 2,22,500। कैश 65,000, और आपने बढ़ाया कितने से कैश को 50,000 से, तो 1,15,000 प्लस 2,22,500 प्लस 2,70,000 प्लस 60,000 प्लस 787,500 माइनस 367,500 माइनस 3,22,000 माइनस 2,02,500 5,63,000। ये बनेगी आपकी बैलेंस शीट। बार 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 ना ये पूछा जाता है कि भाई ये एंट्री कहाँ से आई, तो देखो उसने आपको बोला है कि प्रॉफिट कितना कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए का। आप ऐसे समझ, उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि भाई 6 महीने का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट कमाया है 1,00,000 रुपए का। हमने कहा ठीक है, हमने कहा हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमने डेप्रिसिएशन डाल रखा है 1,12,500 का, और इनकम्स टोटल डाल रखी हैं 2,00,000 रुपए। अगर आप 2,00,000 माइनस 1,12,500 करते हो तो यहाँ 1,00,000 नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक एडिशनल इनकम बचेगी जो ऑब्वियसली फिर क्रेडिटर्स ही होंगे, कितने के 12,500 के। तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए, तो यहाँ से आई वो एंट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समराइज बैलेंस शीट आपको एसएमसी की दे रखी है 31 दिसंबर 2024 को। डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जनवरी एट 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। विद एन ऑप्शन फॉर डिबेंचर होल्डर के अंक को कन्वर्ट कर सकते हैं 20% होल्डिंग को इक्विटी शेयर में 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से। बाकी के 80% डिबेंचर को रिडीम होना पड़ेगा 10% प्रीमियम पे। कहता है अज्यूमिंग दैट 90 डिबेंचर होल्डर जिन पे 20,000 डिबेंचर हैं उनको छोड़ के सबने कन्वर्जन ले लिया और बाकी सब चीजें हो गई, इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी, आपको बैलेंस शीट बना करके दिखानी है। मैं एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, बताओ जरा डिबेंचर्स हैं कितने। 80,000 डिबेंचर्स हैं। 80,000 डिबेंचर्स में से दो दो अलग अलग हिस्से हैं, एक है 20,000 डिबेंचर्स और एक है 60,000 डिबेंचर। 60,000 में से हमने कहा कि या तो 80 होगा और ये 20 होगा। 80 वालों को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, और 20 वालों को यानी कि 12,000 क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर मिलेंगे। सबका दाम कितना है 110, सबको 110 के हिसाब से मिलेगा। तो ये बताओ कितना आ गया, 48,000 इंटू 110, 52,80,000। ये जाएगा कैश में, ये जाएगा इक्विटी के अंदर, कितना 12,000 इंटू 110, 13,20,000। एक शेयर का प्राइस कितना है 12 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 1,10,000 शेयर्स आ गए। तो शेयर कैपिटल कितनी हो गई 1,10,000 इंटू 10, ये हो गई 11,00,000। रिजर्व्स कितने आ गए, रिजर्व आ गए 11,00,000 माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 2,20,000 रुपए का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। इनको भी आपको कैश देना है 20,000 इंटू 110, 22,00,000 रुपए का भी आपको क्या देना है, कैश देना है। बस हो गया काम। अब क्या बनाना है, अब तो बनानी है बैलेंस शीट। आओ जरा, पीपी कितना है 125, अदर करंट एसेट 210, पीपी हो गया 125, अदर करंट एसेट्स हो गया 210, और डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट आप बेच दोगे क्योंकि डिबेंचर ही नहीं रहे, तो डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट रख के क्या करोगे, तो कैश बढ़ जाएगा आपका। तो कैश कितना है 80, डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने की है डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट 24 की डिबेंचर की इन्वेस्टमेंट बेच दी, और माइनस कर देंगे क्या, क्या आपने कैश पे करा है, कैश आपने पे करा है 52,80,000 का एक पे करा है, और 22 लाख का कैश एक पे करा है। तो 80 प्लस 24 माइनस 52.8 माइनस 22, तो ये निकल करके आता है 29.2 का आपने कैश पे करा है।
फिर बारी आती है इक्विटी शेयर कैपिटल की। इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने की, ये है 50 की, और आपने 11 की और इशू कर दी, तो 50 प्लस 11 ये हो गया 61। और अदर इक्विटी आपके पास कितने की है, आओ जरा देखें। अदर इक्विटी है आपके पास 95, पी एंड एल है 19, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी अब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 20, तो 95, 19 और 20, 95, 19 और 20, इसके अंदर क्या ऐड करोगे, इसके अंदर आप ऐड करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,20,000 रुपए का, और लेस आपको करना पड़ेगा डिबेंचर पे रिडम्पशन, इसका 10%, क्योंकि प्रीमियम आपने पे करा है ना वो लेस हो जाएगा। 95 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 2.2 माइनस 8, तो ये होता है 128.2। फिर उसके बाद आप देखोगे क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 60 की और करंट की 115, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 60 की और करंट लाइबिलिटी है 115 की। तो आओ जरा 61 प्लस 128.2 प्लस 60 प्लस 115 माइनस 29.2 माइनस 210 माइनस 125, जीरो। आगे बढ़ते हैं जी। फॉर मैनी ईयर एच लिमिटेड हैज हेल्ड 80% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एस एंड 30% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ए, तो यानी कि ये हो गया एसोसिएट और ये हो गई आपकी सब्सिडरी। तो एच में एस जुड़ेगा लेकिन ए नहीं जुड़ेगा। इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको कंसोल पी&एल बनाना है, कोई आइटम अदर कॉम्प्रिहेंसिव की है ही नहीं। एक्विजिशन डेट पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी 15,000 से, 10 साल की लाइफ है, तो डेप्रीसिएशन में क्या जोड़ दोगे, 1500 डेप्रीसिएशन में जोड़ करके चलोगे। ड्यूरिंग द ईयर एस ने माल बेच रखा है एच को 20,000 का 25% मार्जिन पे, तो 20,000 का 25%, और इसमें से 40% ही बचा हुआ है, तो बचाओ जी, ये कितना हो जाएगा, 20,000 25 इंटू 40, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जोड़ दोगे। 2,000 रुपये आपके कहाँ जुड़ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद वो कहता है एनसीआई को वैल्यू कर देना प्रोपोर्शनेट शेयर पे, गुडविल की इंपेयरमेंट है 1,200 रुपए की, तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा 1,200 रुपए और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, तो ये जो इंपेयरमेंट है सारा का सारा किसको मिलेगा, पेरेंट को मिलेगा, क्योंकि गुडविल क्या निकलती है, पार्शियल गुडविल निकलती है। और 31 मार्च 2024 इन्वेस्टमेंट को ए की इंपेयर कर देना 25 से, लेकिन आज की लॉस में, करंट ईयर में कोई भी लॉस नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट कराया हुआ कस्टमर से 12 महीने के लिए और 45,000 एडवांस ले लिए हैं, जनवरी में करा था, तो 3 महीने का ही इनकम है, और ये हमने रेवेन्यू में दिखा रखा है, तो 9 महीने की रेवेन्यू है ही नहीं, तो 45,000 इंटू 9/12 कितना होता है, 45,000 इंटू 9/12 होता है 33,750, तो ये आपको रेवेन्यू से हटाना पड़ेगा, रेवेन्यू से आप हटाओगे 33,750। अच्छा, इंटर कंपनी की जो ट्रांजेक्शन है 20,000 की, वो भी आप सेल से हटाओगे, 20,000 यहाँ से भी हटाओगे और 20,000 यहाँ से भी हटाओगे, ऐड सिर्फ इन दोनों को करते हुए चलोगे। तो मुझे जरा बताओ, अच्छा उसके बाद एक चीज और भी ऐड करोगे भाई, 28,000 का हिस्सा, तो 28,000 का 20%, 5600 रुपये, 2830 है, 28,000 का 30%, 8400 आप यहाँ पर ऐड भी करके चलोगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8400 आप यहाँ पर ऐड भी करके चलोगे। तो मुझे जरा बताओ कि रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू आएगा 5,10,000 प्लस 1,90,000 माइनस 33,750 माइनस 20,000, 6,46,250, 6,46,250 का ये आएगा टोटल रेवेन्यू। खर्चा आएगा 98,000 प्लस 62,500 माइनस 20,000 प्लस 2,000, 1,42,500, ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, ये 1,42,500 का ये आएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट होगा 1,70,000 प्लस 25,000, तो 1,95,000। डेप्रीसिएशन होगा 12,000 प्लस 7,500 प्लस 1,500, तो ये होगा 21,000। अदर एक्सपेंसेस होंगे 1,30,000 प्लस 35,000 प्लस 1,200, 1,66,200।
फिर टोटल एक्सपेंसेस होंगे 1,42,500 प्लस 1,95,000 प्लस 21,000 प्लस 1,66,200, तो 5,24,700। प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 646,250 माइनस 5,24,700, 121,550। इसके अंदर जुड़ जाएगा 8,400, 129,950। फिर आप माइनस करोगे टैक्स 33,000 प्लस 24,000, 57,000। ये आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 129,950 माइनस 57,000, 72,950। कितना? 72,950 आ जाएगा। फिर आप इस 72,950 को डिवाइड करते हो, पेरेंट का कितना और एनसीआई का कितना। एनसीआई का जरा निकालते हैं। प्रॉफिट कमाया 36,000 का, सब्सिडरी के प्रॉफिट में से माइनस करोगे अनरियलाइज प्रॉफिट, एक तो ये और एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो बताओ कितना आएगा? 36,000 माइनस 2,000 माइनस 1,500, 32,500 का प्रॉफिट आएगा। एनसीआई है कितने का? 20%, तो इसका 20% हो गया 6500। तो एनसीआई के पास आएगा 6,500 माइनस 72,950, 66,450 आएगा पेरेंट के पास। 66,450 आएगा पेरेंट के पास। क्वेश्चन नंबर 7, इनकम स्टेटमेंट आपको बीक्यू लिमिटेड की दे रखी है और वो आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 14, डेट कितना है 8, टैक्स रेट है 30, आपको निकालना है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो आपको निकालना होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 14 इंटू वेट ऑफ इक्विटी क्या है ये, टोटल कितना होता है 1700, 1300, 3000, तो 1700 डिवाइड बाय 3000 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट है 8 और वेट कितना है 1300 डिवाइडेड बाय 3000, तो 1700 डिवाइड बाय 3000 इंटू 14, 1300 डिवाइड बाय 3000 इंटू 8, तो 11.40। ये क्या आ गया 11.40। तो ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, वो होता है नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू ऑपरेटिंग कैपिटल। नोपैड आपका निकलता है ईबीआईटी में से टैक्स रेट हटा दो तो 70% कर दो इसका, तो 65 प्लस 30%, 4,550। नोपैड हो गया आपका 4,550 माइनस ये हो गया 11.40 और ऑपरेटिंग कैपिटल। ऑपरेटिंग कैपिटल आपकी कितनी है 3600। ऑपरेटिंग, अच्छा सॉरी, ऑपरेटिंग कैपिटल आपकी हो जाएगी 3000। 3000 इंटू 11.40 परसेंटेज माइनस 4,550, 4208। 4208 आपका क्या आ गया इकोनॉमिक वैल्यू है। जैसे कायदे से देखा जाए ना तो ये पूरी की पूरी ऑपरेटिंग कैपिटल होती है अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, बट ये एक सब्जेक्टिव थिंग है। तो ठीक है, हमने 3000 ले ली जो कैपिटल उसके अंदर है, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो पेबल्स हैं वो नहीं लेता ICMAI बहुत सारी जगहों पे। तो ये कितना आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड 4208 आपका आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो डेट्स इट, यहाँ पे आपका मॉडल टेस्ट पेपर होता है समाप्त। एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ मज़ा आया होगा। मिलेंगे आपसे ऐसी ही वीडियोस में। हमारा एक दिसंबर 2025 के लिए रिविजनरी वीडियोस का सेशन चल रहा है ऑन यूट्यूब ही, वो प्लेलिस्ट भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दोस वीडियो। उन वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे। आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो किस तरीके के आपको कंटेंट चाहिए, किस तरीके का आपको कौन कौन से चैप्टर आपको प्रायोरिटी पे चाहिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो मिलेंगे आपसे उन वीडियोस में। अभी के लिए इतना है, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।